अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने प्रोजेक्ट की जानिब चलते हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने रेजर सिंटैक्स का इस्तेमाल किया था और परफेक्ट वे में हमने उससे रिज़ल्ट हासिल कर लिया था। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वेरिएबल्स के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मोस्टली जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया होता है वो वेरिएबल के बेसिक्स को समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं किया हो तो हम इस क्लास में वेरिएबल्स को समझाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उन पर काम कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर मेरे पास जो मैंने फ़ोल्डर्स बनाए थे वो मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद तमाम फाइल्स जो मैंने क्रिएट की थी ये ऑटोमेटिक बन गई थी। इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट .cs मैंने बनाई थी बाकायदा तौर पर, ठीक है। अच्छा जी, इनमें दरअसल कॉन्फ़िगरेशन थी और बिन के अंदर दरअसल आपके जो भी हेल्पर्स आपने इस्तेमाल किए या रेजर सिंटैक्स आपका कौन सा होगा या कौन सा आप चूज़ करेंगे वो सब इन्फॉर्मेशन बिन में चली जाती है। बाय द वे, जैसे कि मैंने कहा कि हम वेरिएबल के मुतालिक बात करेंगे, तो ये एक वेरिएबल की बेसिक सी फॉर्म है जो कि हमने इस्तेमाल की और आई विश कि आपको ये समझ में आई होगी। अब मज़ीद कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस हवाले से और हाँ जी, अच्छा मज़ीद ये बताना चाहता हूँ, नंबर वन तो ये कि आप वैर लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये डिक्लेयर हो सके जो आगे जो आप टेक्स्ट या जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो एक वेरिएबल होगा। और वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हैं तो उसकी गिर्द वेरिएबल के स्पेसिफिकली गिर्द जो है आप सिंगल या डबल कोट्स इंसर्ट नहीं कर सकते। ये आउट ऑफ द रूल है कि आप फॉर एग्जांपल आपने दो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाए और इसके बीच में आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, तो ये वेरिएबल का तरीका नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको वेरिएबल्स को सिंपल लिखना होता है। वेरिएबल्स आपके सिंगल या डबल कोट्स में नहीं आते, बिल्कुल प्लेन लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा टेस्ट की जगह मैंने नेम लिख दिया या वॉट एवर। वेरिएबल्स के मुतालिक चंद चीज़ें और बताता चलूँ। आप वेरिएबल से पहले यानी आपने नेम लिखा ना, इससे पहले आप अंडरस्कोर देके भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, अभी भी ये वेरिएबल ही कहलाएगा, इट्स अपॉन मी, ठीक है। या फिर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि NAME, और अगर कोई और मेरे पास वर्ड है, एक और वर्ड है, तो मैं कैमल स्टाइल आजमा सकता हूँ। वो भी टेबल्स के लिए वेरिएबल्स के लिए बहुत कारआमद साबित होता है। जैसे कि मैंने लिखा माई, फिर माई नेम है ना, दो वर्ड्स है ना, ये कैमल स्टाइल है कि अगर दो वर्ड्स हो आपके पास तो दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर इस कैपिटल कर दें जबकि पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल रखें। ये भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका है। फिर आप स्पेस देते हैं, फिर इज इक्वल्स टू लगाते हैं। इज इक्वल्स टू के ज़रिए दरअसल इज इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू आप वेरिएबल के साथ असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मद्देनज़र रखिए कि यहाँ पर अगर आप चाहें भी तो स्पेस नहीं दे सकते, कहीं भी आप वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, इट इज़ आउट ऑफ द रूल, ठीक है ना। मैं ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ कि मैंने माई लिखा और उसके बाद कैपिटल में माई नेम लिख दिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर डबल कोट्स लगाने दो टाइम, लेकिन एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना होगा कि आप एक नंबर इंसर्ट कर रहे हैं या फिर एक आप अल्फ़ाबेट इंसर्ट कर रहे हैं या फिर कोई और वेरिएबल या कोई और फंक्शन या ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी होती है। अगर आप सिंपली नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे इंटीजर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नंबर नहीं इंटीजर कहते हैं नंबर को, ठीक है ना। सो नंबर इंसर्ट करते हैं तो आपको फिर डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली नंबर देखिए 22 लिखा ना मैंने, अगर मुझे नंबर इंसर्ट करने होंगे मैं डायरेक्टली 22 लिख दूंगा, ठीक है ना। ये होता है इंटीजर। लेकिन इंटीजर में भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको पता हो पाई जिसकी वैल्यू 3.14 है, तो ये है तो इंटीजर लेकिन ये दरअसल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है ना। जबकि सिंपली अगर आप लिखते हैं ओनली 3 तो ये आपका सिंपली होल नंबर है। ये मैथमेटिक्स है, ये जनरली आपको पता होनी चाहिए कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डेसिमल होल नंबर में क्या फ़र्क हो सकता है। होल नंबर वो हुआ जो कि हमने विदाउट एनी डॉट या इशारिया लगाया, ठीक है ना। और अगर आप बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तो आपने 3.14 लिखा, अगर पॉइंट बीच में आ चुका है तो वो फ्लोटिंग नंबर हो जाता है। बाय द वे, चूँकि हम इधर नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो नेम हम डिक्लेयर करने के लिए चूँकि नेम अल्फ़ाबेटिक हो सकता है तो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू के लिए आपको डबल कोट्स का इजाफा करना पड़ता है और उसके बीच में आप अपनी वैल्यू इंसर्ट करते हैं।
लेकिन अल्फ़ाबेटिक वैल्यू अगर आप इंसर्ट करते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि स्ट्रिंग कहते हैं, यानी कि STRING स्ट्रिंग कहा जाता है वेरिएबल्स में अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को, ना कि अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग्स वो वैल्यू जो कि आपकी आ रही है मिसाल के तौर पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर। मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। मैंने इधर लिखा जैसे मैंने ऊपर हेलो स्टूडेंट्स लिखा था, ये रिजल्ट आप ले चुके हैं ना। सो अब मैं स्ट्रिंग इंसर्ट नहीं करता हूँ, मैं बल्कि माई नम इंसर्ट करता हूँ, ठीक है ना, NUM माई नम यानी मेरा नंबर। इधर मैं लिखता हूँ 22 और उसके बाद मैं सिंपली इधर लगा देता हूँ सेमीकॉलन, ठीक है ना। सेमीकॉलन लगाने के बाद अब मैंने ब्राउज़र की जाने बढ़ना होगा। अब पहले मैं इसको यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कहीं भी मैं ओवरव्यू के बाद लगाता हूँ या इसके बाद लगाता हूँ आई हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल, ठीक है ना, विच हैज़ द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ, उसके बाद आपने @ लगा दिया माई नम, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने क्रिएट कर लिया और आपने इसे कॉल भी कर लिया माई नम को। वैसे आप चाहें तो इसे भी पी टैग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और इधर मैंने इस पी को एंड किया, ठीक है, मेरा पी टैग एंड हो चुका है। नाउ अब मैं ब्राउज़र में अगर चेक करता हूँ, इट इज़ रिफ़्रेश करता हूँ मैं इस पेज को या मैं नए सिरे से खोल सकता हूँ, इट मेक्स नो प्रॉब्लम फॉर मी। मैं जाऊँगा, पहले मैं ऑलरेडी डिबगिंग चल रही है, डिबगिंग मैं ख़त्म कर दूँगा और मैं अगेन इसको क्लिक करूँगा गूगल क्रोम पर, और उसके बाद ये मुझे आउटपुट गिवन करेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए लिखा हुआ है आई हैव, आई में प्रॉब्लम आ गई है। बाय द वे हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 22। इस तरीके से इसने आपको आपकी वैल्यू शो कर दी है, ठीक है ना। जो भी आपने माई नम को वैल्यू दी थी वो आपने नंबर्स की कंडीशन में इसने शो कर दी है, ठीक है ना। यानी कि इससे ये साबित होता है कि अगर हम डबल कोट्स ना लगाएं तो हमारा काम चलता है, और न सिर्फ चलता है बल्कि इंटीजर के लिए यही मेथड है। लेकिन क्या डिफरेंस है, अगर हम इधर लगा देते हैं डबल कोट्स भी लगा देते हैं तो ये स्ट्रिंग हो जाता है ना, नंबर नहीं रहा, अब ये एक अल्फ़ाबेट हो गया। लेकिन अल्फ़ाबेट में क्या मिलेगा, अगर हम जाके देखते हैं ब्राउज़र में, तो मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे अब मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम 22 मिला। हालांकि मैंने इधर क्या किया है, इधर मैंने इसे माई नम को कन्वर्ट कर दिया है अब एक स्ट्रिंग के अंदर, उसके बावजूद मुझे सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, वही 22। सो अब मैं प्रोफेशनली इस्तेमाल करता हूँ इंटीजर्स का फ़ायदा मुझे क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने इधर लिखा 22, अब मैं लिखता हूँ प्लस, ठीक है, 20 +10 या +5 लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है ना। माई नम की वैल्यू क्या है, 22 + 5, माई नम की वैल्यू है 22 + 5। अब मैं इसे चेक करता हूँ ब्राउज़र में, रिफ्रेश, एंड इट विल गिव मी द रिजल्ट ऑफ 27, ठीक है ना। 22 + 5 इसने प्लस करके मुझे दे दिया 27, रिजल्ट मुझे मिल जाता है। और अगर मैं यहीं पर आकर डबल कोट से यहाँ लगाता हूँ, एक डबल कोट यहाँ लगाता हूँ, मैं Ctrl+S प्रेस करके ब्राउज़र में जाता हूँ और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत चेंज होगा, ठीक है। अब 22 + 5 मिल चुका है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग प्लस नहीं हो सकते, तो उसने इस स्ट्रिंग की कंडीशन में अगर आपने ड्रॉ किया उसे वही 22 + 5 को, तो उसने आपको सेम वही वैल्यू दे दी जो ऊपर लिखी हुई थी, जबकि इंटीजर्स प्लस एंड माइनस हो सकते हैं। ये फ़र्क है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक सा इंटीजर और स्ट्रिंग के अंदर। आई विश के बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसको स्ट्रिंग इंटीजर टाइप में इंसर्ट कर देता हूँ। और उसके अलावा अगर आप चाहें, आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इधर आप लिखते हैं माई var =text। देखें यहाँ पर हालांकि आपने अल्फ़ाबेट डिक्लेयर किया है, लेकिन अल्फ़ाबेट डिक्लेयर करने के बावजूद आपने यहाँ पर आपने इधर डबल कोट सही लगाए। इसकी वजह ये कि अल्फ़ाबेट नहीं है ये आपका, ये स्ट्रिंग नहीं है आपका दरअसल ना। अल्फ़ाबेट आपने एक्चुअली स्ट्रिंग, हम इसमें स्ट्रिंग कहते हैं ना, आपने स्ट्रिंग कॉल किया, text में नंबर तो कोई नहीं है, लेकिन ये एक वेरिएबल है। ये ऊपर देख सकते हैं एक वेरिएबल्स है, ठीक है ना, एक ये और ये दोनों वेरिएबल्स हैं। और
इस वजह से हमने यहाँ पर एक वेरिएबल कॉल किया, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल, इधर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था और आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल्स के इर्द गिर्द आप डबल कोट्स नहीं लगा सकते। ऐसे ही आपने यहाँ पे टेक्स्ट को कॉल किया, ये दरअसल टेक्स्ट आपने क्रिएट नहीं किया कोई टेक्स्ट आपने, बल्कि आपने एक ऑलरेडी वेरिएबल को कॉल किया, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके इर्द गिर्द लगा देता डबल कोट्स तो ये एक नई वैल्यू आ जाती है, यानी माई वेयर जब भी कॉल करूँ तो वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली टेक्स्ट लिखता हूँ माई वेयर में, सो मैं अब यहाँ पर आकर एक br लगाता हूँ और मैं br लगाने के बाद आगे लिखता हूँ कि देयर इज another variable which has the value of now @myvar। और अब मैं इसको चेक करूंगा ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश करके तो आप देखेंगे पहले तो ये 27 हो जाएगा अगेन, ठीक है ना। ये देखिए देयर इज अनदर वेरिएबल विच हैज़ द वैल्यू ऑफ हेलो स्टूडेंट्स। हालांकि मैंने यहाँ पर ऐड किया था, आई एम गोइंग टू बैक, मैंने इधर टेक्स्ट ऐड किया था, तो टेक्स्ट एक वेरिएबल था, वेरिएबल माई वेयर को असाइन हो गया। अब माई वेयर जब मैं कॉल करूँगा तो टेक्स्ट चलेगा और टेक्स्ट फिर टेक्स्ट हो गया एक वेरिएबल है, तो टेक्स्ट इस सूरत में आपका सर्वर टेक्स्ट की भी वैल्यू को फाइंड करेगा। टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, हेलो स्टूडेंट्स। व्यूअर्स, इस तरीके से आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को सामने रखते हुए आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं और इससे बेहतरीन तरीके से आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आई विश कि आपको ये क्लास जो मैंने सिखाई है समझ में आई होगी वेरिएबल्स के हवाले से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम को आगे बढ़ाएंगे। इस लेसन में बस यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।